जिंदगी एक फसाना है और हम सब एक किरदार, और अपने अपने संस्कारों के हिसाब से हम अपना किरदार निभाते हैं। और कभी जब वक्त तंग होता है, परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो हम अपने किरदार के दायरे को भूलकर कुछ ऐसा करते हैं कि जिसका दुष्प्रभाव एक दुष्परिणाम के रूप में हमारी जिंदगी की धुरी को हिलाकर रख देता है। अभी जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम सब एक किरदार निभा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम ये किरदार अपनी आत्मा की सच्चाई से निभा रहे हैं या नहीं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। दादा, मैंने सोचा शॉट से पहले सर को Don't say anything. Just bite. सर आपका शॉट रेडी है। आ रहा हूँ। शॉट रेडी है बेबी। सेट पे मिलते हैं। Hi, how are you? Fine. Srishti, where is my script? मम्मी जी, यार आपको माँ के रोल में किसने कास्ट किया? यार so hot. पीना। I'm ready, sir. मम्मी जी, मारता हूँ। रोल कैमरा, एक्शन। मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं शाम के अंडर काम करने को तैयार हूँ। बस एक बार अपने मुंह से बेटा बोल दीजिए। मुझे भी शाम की तरह अपने मुंह से बेटा बोल दीजिए। फिर देखिए, आपका ये बेटा आपके सपनों के लिए अपना खून पसीना एक कर देगा। सिर्फ एक बार मुझे बेटा बोल दीजिए। माँ, माँ, माँ। कट। माइंड ब्लोइंग शॉट। कमाल का एक्टर हो देवश। वेरी गुड, वेरी गुड। आई नो। अरे अगला शॉट क्या है? पीआर वाली ने इंटरव्यू के लिए जर्नलिस्ट भेजा है। देवेश जी, इस महीने आपको 10 साल पूरे हो गए टीवी इंडस्ट्री में, और इस 10 सालों से आप लगातार काम कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि देवेश शर्मा यानी मैं कमाल का एक्टर, और सिर्फ 10 साल के अगले 40 साल तक मैं यहीं रहने वाला हूँ। आपकी वाइफ साचिका शर्मा, वो भी शायद एक्टर थी ना? क्या वो फिर से एक्टिंग नहीं करना चाहती? करना चाहती है, लेकिन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस प्रोफेशन में केवल बेस्ट नहीं, दी बेस्ट होना पड़ता है। कितना वक्त लगता है तुम्हें दरवाजा खोलने में? दिवेश, मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ। बिजी था, तुमने मेरे लिए बात की। 6 महीने से बोल रही हूँ मुझे दोबारा काम शुरू करना है। टाइम नहीं मिला। दिवेश, मेरी बात तो सुनो। दिवेश, आई नीड योर हेल्प। 6 साल से मैंने कोई काम नहीं किया है। अपने लोगों से बात करके मुझे एक रोल तो दिला दो। क्या बोलूंगा लोगों को? भीख मांगू उनके पास जाके कि मेरी बीवी को काम दे दो? हर दूसरी लड़की को तो रेफर करते हो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उससे? वो औरतें मेरे इशारों पे नाचती हैं। मुझे किसी के इशारों पे नाचना नहीं है दिवेश। मुझे बस दोबारा एक्ट्रेस सचिका कहलाना, इसीलिए तुम्हारी हेल्प मांग रही हूँ। तुम्हारे ऊपर हाउस वाइफ सचिका सारा सूट करता है।
तो अपना काम करने का नाटक बंद करो, पुण्य की परवरिश पे ध्यान दो। सच्ची का बेटा, बेटा मेरी मानो तो तुम एक बच्चा और कर लो, देखना सब ठीक हो जाएगा। पुण्य के टाइम पे भी आपने यही कहा था माँ जी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बदला है। तुम भी तो नहीं बदली। सब कोई अपनी बहू को ही समझाता है, उसको ही गलत बोलता है। कोई अपने बेटे को क्यों नहीं समझाता है? पापा, मम्मी, मैंने ड्राइंग बनाई है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, देखो क्या मस्त ड्राइंग बनाई है। अरे वाह, बनाई भी तो मेरे बेटे ने है। अनुष्का देख, घर में कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई। 100 out of 100। और इसके लिए तुम्हें मिलता है ये चॉकलेट। इसे मैं अकेला नहीं खाऊंगा, इसके 4 पीस करके दो। थैंक यू अभिषेक, अगर तुम मुझे मोटिवेट नहीं करते ना तो शायद मैं कभी ऑडिशन के लिए घर से नहीं निकल पाती। अब तुम वापस प्रॉपर रूटीन में आ जाओ और अपनी हेल्थ और डाइट दोनों का ध्यान रखो। पहले स्ट्रेस फ्री हो जाओ, फिर हेल्थ और डाइट सब हो जाएगा। अंदर है। कब आया ये? कल रात 12 बजे मैडम। इसे तो बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाया तुमने? काढ़ा पिलाया था मैडम। मैडम चलो उठाओ इसे, चलो डॉक्टर के पास लेके चलो। लेकिन मैडम आपका ऑडिशन बाद में हो जाएगा, चलो आराम से। सॉरी धीरज जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली मैं दोबारा से काम शुरू करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर मेरे लायक कोई भी रोल आए या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्या मैं ऑडिशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो एक काम करिए, आप मेरे नए नंबर पे अपने कुछ सेल्फ टेस्ट वीडियो और फोटोज भेज दीजिए, मैं जो कुछ होता देखता हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। माजी, माजी, दीदी,
माँ जी आप कहाँ पर हो? मैं और पुण्य तो मेरी बहन के घर पर है। माँ जी आप जल्दी घर आ जाओ। वो मैडम के कमरे में ना मेंढर वाला ताला लगा है, जबकि फोन अंदर बज रहा है और मैडम जवाब भी नहीं दे रही है। साचिका, साचिका, ये देखिए सर, बहुत ही ब्रूटल मर्डर है। फॉरेंसिक टीम को बुला, फोटोग्राफ्स को बुला, और देखो घर में कोई चोरी हुई है क्या? जी सर। सर घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। और सर ये जो ताला है जो मेन दरवाजे पे बाहर से लगता है वो इस दरवाजे पे लगाया था, ऐसा मेड ने बताया। मैडम घर की चाबी और किस किस के पास थी? जी, एक मेरे पास, एक मनीषा के पास, मेरे बेटे देवेश के पास और एक साचिका के पास। ये फोटो किसकी है? ये मेरा बेटा है देवेश, एक्टर है। सर घर में चोरी या लूटपाट का कोई निशान नहीं दिख रहा। कहाँ जा रहे हैं आप? आप अंदर नहीं जा सकते। मेरा घर है ये। माँ, माँ, देवेश, देवेश साचिका। क्या हुआ? अच्छा कंट्रोल कीजिए। सच्ची आपको किसी पे शक है या साचिका का हाल फिलहाल किसी के साथ झगड़ा हुआ? झगड़े साचिका के साथ नहीं, साचिका झगड़ों के साथ रहती थी। दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने की आदत थी उसको। पड़ोसी का झगड़ा हो जाए तो सुलह करवाती, ड्राइवर के फैमिली मैटर में घुस जाती। हाल फिलहाल में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि होता तो वो मुझे बता। आखिरी बार साचिका से कब मिले थे? 2 दिन पहले मुलाकात की। क्या मैं दिन रात शूट करता रहता हूँ तो थक के आके अपने कमरे में सो जाता हूँ। आप दोनों एक कमरे में नहीं सोते थे? सोते थे, पर मेरी शूटिंग दिन और रात दोनों टाइम चलती, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरी बीवी या मेरे बच्चे को डिस्टर्बेंस। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। सर इस एक्टर का तेवर तो कुछ और ही था। हमें उसके तेवर से क्या लेना देना, हमें तो अपना काम ही करना है। सर मुझे लगता है कि ये किसी जान पहचान वाले का काम है। घर में कहीं से भी किसी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। या फिर उसका काम हो जिसके पास घर की चाबी हो, और चाबी तो हर मेंबर के पास है। हमें बेसिक से शुरू करना होगा, पता करना होगा इसका मोटिव क्या था। पर्सनल था, प्रोफेशनल था, या सिर्फ एक रैंडम किलिंग थी? सर पर्सनल से शुरू करते हैं। जिस वक्त साचिका का मर्डर हुआ उस वक्त सास बच्चे को लेकर घर से बाहर थी और पति भी घर से बाहर था। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। पता करो साचिका का उसके पति के साथ और उसकी सास के साथ कैसा रिलेशनशिप था। सर मैं इस देवेश शर्मा का पूरा हॉरोस्कोप निकालता हूँ। अचानक कुछ ही दिनों के अंतराल में शहर में 2 सनसनीखेज वारदातें हो गई। एक तरफ 7 साल का गर्व शर्मा था तो दूसरी तरफ पुरानी टीवी एक्ट्रेस साचिका शर्मा। आखिर इन वारदातों के पीछे कौन था? कौन था साचिका शर्मा का हत्यारा और उस हत्या की वजह क्या थी? क्या साचिका की हत्या का संबंध उसके एक्टिंग के दिनों से था? क्या यह मामला उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ था? पुलिस के सामने सवाल कई थे लेकिन लीड एक भी नहीं। क्या हुआ साहब? मनीषा कहाँ है? क्या हुआ साहब? अपने साहब और मेम साहब के बारे में बताइए। उनके बीच आपस में संबंध कैसे थे? ज्यादा तो कुछ नहीं जानती, लेकिन साहब और मेम साहब के बीच रोज चिकचिक होती रहती थी। दिवेश, तुम कुछ बोल रहे हो आज? मैं बोल रहा हूँ। तुम ये बोल रहे हो कि आज हमारी एनिवर्सरी है? अरे एनिवर्सरी को याद रखने की चीज। मैंने हम दोनों के लिए स्पेशल केक बनाया है, एटलीस्ट वो तो कट कर लो। केक
वो मनीषा के साथ काटो। तुम भी खाना और उसको भी खिला देना। मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसे नाटक घर में रोज होते थे। इन सब में देवेश की माँ का क्या रिएक्शन था? बेटा खुश नहीं होगा तो माँ तो दुखी रहेगी ना। अब जा। हाँ सर। हाँ मैं यहाँ से हे, तूने कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं रे, उनको कोई शक नहीं हुआ। चल तुम लोग को चाय बना के पिला। सर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन देवेश एक नंबर का लूज कैरेक्टर आदमी है। वो सेट पर हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है। मैंने उसकी वाइफ साचिका को भी डायरेक्ट किया था। वो उससे अच्छी एक्टर थी, लेकिन देवेश उससे जलता था, उसे आगे नहीं बढ़ने देता था, दबा कर रखता था। आज भी आपकी नाइट शिफ्ट है? नाइट शिफ्ट? मैं तो कभी नाइट शिफ्ट करता ही नहीं। पर मेरी शूटिंग दिन और रात दोनों टाइम चलती है। एक्चुअली जो सारा शूट है ना स्टूडियो में हो जाता है, तो नाइट शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। अरे शिफ्टिंग हुई कि नहीं? अरे जल्दी करो यार। हाँ सर। सर एक नई इंफॉर्मेशन मिली है। एक्शन। हाँ तो चंदन सिंह, जिस रात आपकी पत्नी का खून हुआ आप कहाँ थे? इतनी बार आपको बता चुका हूं, मैं अपनी जॉब पर था। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आप काम पर थे तो आपके घर के बगल में जो मेडिकल स्टोर है उसकी सीसीटीवी में आपकी गाड़ी कैसे आई? सबूत है हमारे पास। कट। वेरी गुड। हाँ मेरा पैकअप उस रात 10 बजे ही हो गया था और अगले दिन का सीन रिहर्स करने के लिए मैं अपनी को स्टार राधिका के साथ था। और ये भी हमारे शूटिंग का हिस्सा होता है, तो मैंने अलग से आपको नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं शूट पे था। आप एग्जैक्टली कहाँ थे? मर्ड इंटरनेशनल होटल। आप चाहें तो राधिका से पूछ सकते हैं और होटल में पता कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे। एक मिनट, आपकी टोन से ऐसा लग रहा है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने अपनी बीवी खोई है और चोरी हुई है अलग से। आपको पता है मेरे घर में क्या क्या चोरी हुआ है? ये लिस्ट, 2 लैपटॉप, एक आईपैड, एक स्मार्ट स्पीकर। आपने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई हमें? जब मुझे पता चला तो मैंने आपको बताया। अगर आप इसी तरह मेरे पीछे पड़े रहेंगे तो उस मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे जो बाहर है? अब मैं चलूं? लोग मेरा वेट कर रहे हैं। सर ये तो बहुत शाना है। शाना है या शाना बन रहा है ये पता लगाना होगा। इसकी स्टेटमेंट को वेरीफाई करो और इसने जो भी लिस्ट दी है ना चोरी की, उसे अपने नेटवर्क में सर्कुलेट करो। और क्या नाम है इसकी को एक्टर का? राधिका। उसे पूछताछ के लिए मिलो। सर देवेश ने जिस होटल मर्ड इंटरनेशनल के बारे में हमें बताया था उसके सीसीटीवी फुटेज को चेक किया हमने। देवेश की सारी इंफॉर्मेशन सही है सर। इसका मतलब जब साचिका का मर्डर हुआ, देवेश और राधिका ने तकरीबन रात को 11 बजे होटल में एंटर किया था, फिर अपने कमरे में चले गए थे और सुबह 8 बजे कमरे से बाहर निकले और 8:30 बजे देवेश हमें घर पे मिला। मैंने राधिका को पूछताछ के लिए बुला लिया है, वो आ चुकी है। सर देवेश उस रात मेरे साथ ही थे। क्या कर रहे थे? मैडम हमने आपसे पूछा है होटल में आप दोनों क्या कर रहे थे? सर हम सीन्स रिहर्स कर रहे थे। सुबह तक? नहीं सर, हम काफी थक गए थे तो हम वहीं सो गए। सुबह जब देवेश को कॉल आया तो हम वहां से निकल गए। मैडम आपके बारे में पता क्या है? आप काफी एम्बिशियस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवेश शर्मा की फैमिली को अनसेटल करके खुद उसकी फैमिली के साथ सेटल होना चाहती थी, इसलिए साचिका शर्मा को अपने रास्ते से हटा दिया? सर आप गलत समझ रहे हैं। देवेश ने मुझे काम दिलवाया था, इसलिए उसका कुछ भी काम मैं टालती नहीं थी। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ये देवेश शर्मा और राधिका पांडे भले झूठ बोल रहे हो कि होटल में क्या कर रहे थे, लेकिन एक बात सच है कि जब साचिका का मर्डर हुआ देवेश शर्मा होटल में था। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि उसने अपनी पत्नी को तो नहीं मारा, लेकिन मरवा जरूर से। उसके कॉल रिकॉर्ड निकलवा। जी सर। अरे अभी तक हुआ नहीं, कितना टाइम लगा रहा है? बस हो गया। जल्दी कर। चल जल्दी। सर ये सूर्यनगर पुलिस स्टेशन का कौन सा बिल है? आपके पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बोलो। सर आज से कुछ दिनों पहले सचिका मैडम ने हमारे थाने में कोकिला महतो के खिलाफ कंप्लेंट करवाई थी। सर ये मेरे ड्राइवर का बेटा सुंदर है और इस औरत ने इसे ड्रग्स दे दे के इसका क्या हाल कर दिया है। मैं कोई ड्रग्स का धंधा नहीं करती हूँ। तूने बताया है क्या ये सब? मैंने बताया है। तू टीवी वाली भाई है ना, अपनी दुनिया में रहे वरना जान से जाएगी। थाने में खुलेआम धमकी देगी तू? अंदर बंद करो इसे। चल चल
चल चल। हाँ साहब, धमकाया था मैंने उसको। उसने मुझे अंदर करवा के पूरी बस्ती में मेरी इज्जत खराब कर दी। 15 दिन सड़ी जेल में, और जैसे ही बाहर निकली तो सोचा कि सीधे उसके घर जाऊं, लेकिन उसका घर का पता नहीं मिला। और जब पता मिला तो उसे मार डाल। मैंने कुछ नहीं किया। तेरे बारे में पता किया है, काफी लंबी लिस्ट है तेरे क्राइम्स। इसे अंदर डालो, उसके साथियों को राउंड अप कर। लेकिन ना साहब, नहीं, नहीं, साहब। सर ये रहा साचिका का कॉल रिकॉर्ड। साचिका के मौत से पहले उसे इस नंबर से 3 बार कॉल आया था। पता क्या किसका नंबर था? जी हाँ सर, किसी अभिषेक शुक्ला का है। स्ट्रगलिंग राइटर है, छोटे मोटे रोल भी करता है टीवी पे। थाने बुलाओ। सर मुझे सचिका की मौत का बहुत दुख है। टीवी में काम करने से पहले वो मेरे साथ थिएटर में काम करती थी। आजकल आप दोनों के बीच में बातचीत बहुत चल रही थी। उसकी भी वजह है सर, वो दिवेश के एटीट्यूड से बहुत तंग आ गई थी और मुझसे मिलकर कुछ बातें शेयर कर लिया करती थी। दिवेश ना एक अच्छा पति बन सका और ना एक अच्छा बाप। पुण्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं है उसको। तुम बिलीव नहीं करोगे, आज तक उसने उसकी एक भी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दिवेश एक अच्छा बाप बने, पुण्य के साथ टाइम स्पेंड करे, ताकि मैं अपने करियर पे दोबारा ध्यान दे सकूं। सचिका, तुम ऑडिशन देना शुरू करो और परेशान मत हो। बस सर मैं उसे मोटिवेट कर रहा था और उसकी ऑडिशंस में हेल्प कर रहा था। ठीक है, आप जा सकते। इसमें नजर रखना। सर हर किसी के स्टेटमेंट से एक बात तो सामने निकल कर आ रही है कि देवेश का साचिका के प्रति व्यवहार सही नहीं था। लेकिन सर मैंने देवेश शर्मा की सोशल मीडिया चेक की तो वहाँ पर तो वो पोर्ट्रे करता है कि वो आइडियल हस्बैंड हो और दोनों की मैरिड लाइफ एकदम परफेक्ट है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी परफेक्ट मैरिज लाइफ में ये अभिषेक इम्परफेक्ट लाना चाहता था? हम ऐसे अटकलें नहीं लगा सकते और ना ही सोशल मीडिया पे भरोसा कर सकते। हमें कोई पुख्ता सबूत चाहिए। जतिन बहुत लेट हो गया है, बच्चे सो गए होंगे। गर्व, जतिन गर्व रूम में नहीं है। नहीं है मतलब? हाँ, इधर देखते हैं। गर्व, संभाल के। जतिन, गर्व, 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 गर्व। अनुष्का, अनुष्का उठो बेटा। बेटा गर्व कहाँ है? यही था मम्मा। चलो चलो भाग चलो। गर्व, गर्व, गर्व। मैम, ये है कास्टिंग डायरेक्टर धीरज शर्मा, जिसने मुझे गलत तरीके से छुआ और मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। वो पुरानी एक्ट्रेस साचिका शर्मा, उसको भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स कर रहा था। धीरज, तुम जानते हो नागर के काम करने का तरीका मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अरे साचिका जी, नागर साहब अकेले इंसान हैं जो आपके 6 साल के गैप के बाद भी ना आपको काम देने के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ आज शाम को आप उनसे मिल लो। तुम ऐसी घटिया बातें करनी है ना तो दोबारा मुझे कॉल मत करना। अरे साचिका जी, सोच लीजिए, नागर साहब का खुला ऑफर है, पर डे जो आप चाहो और पर नाइट। दोबारा ये बकवास मत करना। अरे हंसिका, तुम बिना आओ भैया, आओ। अरे आओ, सीन की रिहर्सल कर रहे थे भाई। ये नागर कौन है? वो एक प्रोड्यूसर है सर। साचिका जी को थिएटर के दिनों से जानता है, तभी से उसका दिल उन पर अटका हुआ था सर। तेरा और नागर का क्या कनेक्शन है? सर जब नागर साहब को पता चला कि साचिका जी दोबारा से काम ढूंढ रही हैं तो उन्होंने मुझे और साचिका जी को उनके ऑफिस बुलाया था सर। मैं क्या बोलता हूँ साचिका, पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं, कुछ नया करते हैं। तो मैं ना एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एज एन मेन लीड हीरोइन तुम उसमें काम करो। तो फिर करें शुरू? ये क्या कर रहे हो? मुझे कोई ऐसी वैसी औरत मत समझना। अगर दोबारा ऐसी घटिया हरकत की ना तो पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। उसके बाद उस दिन साचिका जी चली गई, इसके अलावा मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर। इसके अलावा हम बताते हैं तुझे, लड़की को लेके आना सर।
सर इसके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट, मोलेस्टेशन और इंटेंट टू आउटरेज अ वुमेन्स मॉडेस्टी का एक नया केस है। सर साचिका शर्मा मर्डर केस में पुलिस को कोई ठोस सबूत, सुराग या मोटिव का तो पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन एक न्यू कमर एक्ट्रेस हंसिका मेहता के साथ न्याय जरूर हुआ था। लेकिन इससे पुलिस की परेशानियां कम नहीं हुई। साचिका शर्मा का पति देवेश शर्मा मीडिया में अपनी प्रेजेंस और नेताओं में अपनी पहुंच का भरपूर फायदा उठाकर पुलिस की छवि को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कर रही टीम को उसकी अटैकिंग टेक्निक अपने आप को डिफेंड करने की टेक्निक लग रही थी। फॉरेंसिक टीम को भी कुछ नहीं मिला? नहीं सर, ना ही किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही क्राइम स्पॉट पर कोई वेपन मिला। मोबाइल लोकेशन डिटेल भी क्लीन है सर। देवेश शर्मा के यहाँ जो चोरी हुई थी उसका क्या हुआ? सर मैंने मार्केट में अपने इन्फॉर्मर को भेजा है लिस्ट देकर, लेकिन अभी तक हाथ में कोई सुराग नहीं लगा है। सर मैं साचिका शर्मा के सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रही थी। देवेश शर्मा की को एक्टर राधिका पांडे के पति मोहित के साथ साचिका के कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं। मोहित और साचिका के बीच में ये जो बातचीत हुई, इसे देख के तो लगता है जैसे राधिका और देवेश के बीच में जो अफेयर था, इसके बारे में साचिका को पता था। मुझे शक है कि देवेश और राधिका के बीच में अफेयर है। ये बात मैंने राधिका को बताई तो उसने मुझे मना कर दिया। देवेश से क्यों नहीं कन्फ्रंट किया? देवेश से मैं कैसे कन्फ्रंट कर सकता हूँ? मैं उसके लिए काम करता हूँ, उससे मेरी रोजी रोटी चलती है सर। फिर मुझे ठीक लगा कि मैं उनकी वाइफ साचिका जी से बात करूँ इस बारे में। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें खुद सोचना चाहिए था। अरे अपना काम निकलवाने के लिए एक शैतान को भी भगवान बनाने के लिए तैयार हो गए। ये सब राधिका को देवेश के पास भेजने से पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, तुम जा सकते। ये मम्मी, ये तू, ये मैं और ये पापा। अरे तूने मेरी चोटी ऐसी क्यों बनाई? ऐसी बनाते हैं, इसमें तो क्यूट लगती है। आप लोग अभी तक कर क्या रहे हैं? ये मेरे और साचिका के जॉइंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट 10 लाख रुपए निकाले 28 अक्टूबर को। कहाँ है 10 लाख रुपए? क्योंकि मेरे घर में तो है नहीं। डे 1 से मुझे आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं थी और वही हुआ, कोई रिजल्ट नहीं। ये जो पैसे विड्रॉ किए गए हैं उन नोटों के सीरियल नंबर के बारे में पता करो और अपने नेटवर्क में सर्कुलेट करो। सर ये देवेंद्र शर्मा की नौकरानी के पड़ोसी है। साहब मैंने मनीषा और उसके मर्द को 3 दिन पहले घर से बाहर जाते हुए देखा था। मैंने सोचा वापस आ जाएंगे, पर वो वापस नहीं आए। सोचा आपको बता दूं। सर वो मनीषा की मैडम का मर्डर हुआ था ना। हो सकता है मर्डर का कारण चोरी हो। साचिका ने अपने बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए विड्रॉ किए। शायद ये बात मनीषा को पता चल गई और उसने पति की मदद से पहले पैसे चुराए और फिर साचिका का मर्डर करके बाहर से ताला लगाकर चली गई और सुबह आकर ऐसे बिहेव किया जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। मनीषा के घर की तलाशी लो और मनीषा और उसके पति के फोटोग्राफ्स अपने खबरी नेटवर्क में सर्कुलेट करो। राइट सर। पुलिस के शक के दायरे में अभी बहुत से लोग थे। साचिका शर्मा का पति देवेश शर्मा, साचिका का पुराना दोस्त अभिषेक शुक्ला, प्रोड्यूसर नारंग, ड्रग पेडलर कुकली, नौकरानी मनीषा, उसका पति जयदीप और देवेश शर्मा की को एक्ट्रेस राधिका पांडे। लेकिन पुलिस के पास किसी के भी खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। पुलिस की परेशानियां बढ़ती चली जा रही थी और ऐसे में इस केस से जुड़ा एक नया एंगल सामने आया। सर साचिका शर्मा के बारे में एक नई इंफॉर्मेशन सामने आई है। उन्होंने चाइल्ड एजुकेशन प्लान लिया था जिसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ की जगह उनके बेटे पुण्य का नहीं बल्कि किसी गर्व शर्मा का नाम है। गर्व शर्मा? अब समझा, ये वही बच्चा है। कौन बच्चा? जब साचिका काम करती थी तो एक टीवी शो में उसने गर्व की माँ का रोल किया था। गर्व उस वक्त बहुत छोटा सा था और माँ का रोल करते करते उसे उससे बहुत लगाव हो गया। तब से उसके टच में था। देवेश, मेरे पास एक फोन आया था। किसका? वो गर्व शर्मा याद है तुम्हें? उसको किसी ने किडनैप कर लिया। उसी के किडनैपर का फोन आया था। क्या? तुम्हें? वो लोग मुझसे बच्चे को छोड़ने के लिए रैंसम मांग रहे हैं। अरे तो ये मैटर पुलिस में रिपोर्ट करो ना। नहीं, उन लोगों ने कहा कि अगर मैं पुलिस को कुछ भी बताया तो उसे जान से मार देंगे। तो उसके माँ बाप को बोलो। तुम्हारा बच्चा है क्या? अगर पुण्य पे ये मुसीबत आई होती
तब भी तुम यही बोलते। मैंने इसके साथ कितना काम किया है देवेश। तो मैंने भी कई लड़कियों के साथ काम किया, तो जिसको परेशानी सबको अपने घर ले आऊं मैं। देवेश, ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं खुद इतने स्ट्रेस में था, मैं भूल गया। और मुझे लगता है कि ये किडनैपिंग ही सचिका की मौत का कारण है। गर्व शर्मा की फैमिली डिटेल्स हैं आपके पास? नहीं। अच्छा सर, अब मैं देख लूँगा, शूट पे जाना है। थैंक यू। एजुकेशन पॉलिसी से गर्व शर्मा के डिटेल्स पता करो और साचिका शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा चेक करो। देखो कोई अननोन नंबर से कॉल आए थे, और आसपास के पुलिस स्टेशन से पता करो किसी 8 साल के बच्चे की किडनैपिंग का केस रजिस्टर हुआ है क्या। सर मैंने साचिका के कॉल रिकॉर्ड को डबल चेक किया, उसे काफी नए नंबर से फोन आते थे और वो सारे फेक आईडी पर रजिस्टर्ड है। सर सूर्यनगर पुलिस स्टेशन में वो बच्चा गर्व शर्मा जिसके रैंसम का कॉल सचिका शर्मा को आया था, उसकी मिसिंग कंप्लेन उसके फादर ने लिखवाई थी। सूर्यनगर पुलिस स्टेशन चलो। सर 26 अक्टूबर को गर्व की किडनैपिंग की रिपोर्ट उसके फादर ने लिखवाई थी। ठीक है, एफआईआर लिख ली हमने। जैसे कुछ पता चलेगा तुरंत इन्फॉर्म करते हैं आपको। हाँ प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। सर फिर 5 नवंबर को हमें गर्व की लाश मिली है जंगल से। गर्व के माँ बाप से मिल सकता है? साचिका जी जैसे इंसान तो आजकल पैदा ही नहीं होते। उन्हें गर्व के लिए बहुत लगाव था। वो महीने में 1-2 बार मिलने आती थी उससे। मम्मी आंटी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। गर्व की मिसिंग की बात मैंने ही उन्हें बताई थी, और फिर 28 अक्टूबर को उनका मुझे फोन आया था। गर्व का पता चल गया है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया। उसी के किडनैपर का फोन था रैंसम के लिए। हाँ तो मैं ये बात पुलिस को बता देता हूँ। नहीं, पुलिस को बताने की कोई जरूरत नहीं है, उससे गर्व की जान को खतरा हो सकता है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए। हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए 2 दिन तक उनके फोन का वेट करते रहे, और फिर हमने देखा कि न्यूज में उनकी मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद आपको ये सारी बातें पुलिस को बतानी चाहिए थी। सर हम तो वैसे ही गर्व की मौत को लेकर परेशान थे, और जब तक हम बताने की सोचते तब तक तो हमें गर्व की लाश मिल गई। साचिका जी की जगह अगर किडनैपर्स ने मुझे फोन किया होता तो शायद साचिका जी। सर ये केस बहुत ही पेचीदा हो गया है। इसका मतलब ये रैंसम सिर्फ एक कवर अप था। सर गर्व की किडनैपिंग और साचिका को रैंसम का कॉल आना कहीं साचिका के मर्डर के लिए बुना हुआ जाल तो नहीं था? 2 मर्डर्स हुए, कुछ भी हो सकता है। गुरु शर्मा का जो केस है आप ऑफिशियली हमें हैंड ओवर कर दीजिए, और कोई भी क्लू मिले, इन्फॉर्मेशन मिले हमें इन्फॉर्म कीजिए। सर जी हम अभी आते हैं। सर साचिका की नौकरानी मनीषा और उसके पति जयदीप का पता चल गया, दोनों पकड़ लिए गए और उनके पास से पैसे भी बरामद हुए। साचिका शर्मा को क्यों मारा? हमने कोई मर्डर नहीं किया, हमने सिर्फ पैसा चुराया सब। मेरी मैडम को पैसा छुपा कर रखते हुए देख लिया था सब। मैं उस दिन घर गई और उस घर में कोई नहीं था, तो मैंने इसे फोन किया सब। सुन आए तो जल्दी से एक बैग लेके मैडम के घर आ जा। चला गया तो मेरी बड़ी बहन सबको फोन किया। माँ जी आप जल्दी घर आ जाओ। सच बोलती है। इनकी कुटाई करते रहो जब तक ये सच ना बोले। सर 8 घंटे हो गए, जयदीप और मनीषा अपने बयान पर टिके हुए। सर हमने सारे नंबर्स वेरीफाई किए जिनसे साचिका शर्मा को रैंसम के लिए कॉल आया था। सर सारे फेक नंबर्स एक एड्रेस पर लिए गए थे, अलग अलग नाम से। देख हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सच सच बता, साचिका शर्मा को क्यों मारा? सर साचिका मैडम को मारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, वो तो हमारी फैमिली की वेल विशर है। 28 अक्टूबर को तेरा और साचिका शर्मा का मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड मैच करता है। तू मिलने गया था ना साचिका से, बताया नहीं? मैं नहीं मिला था। नहीं मिला था तो पीछा कर रहा था उसे मारने के लिए।
सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने साचिका जी को नहीं मारा। मैं सब सच बताता हूँ। बोल। मैंने अपने बेटे गर्व को गला दबाकर मार दिया और फिर दफन कर दिया। शक मुझ पे नहीं आया, इसीलिए मैंने किडनैपिंग और रैंसम की प्लानिंग की। हेलो, गर्व शर्मा, घर? जो टीवी पर आपका बेटा बना था। हाँ, कहाँ है वो? उसे बहुत प्यार करते हो ना तुम? अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम करियो। कब और कहाँ मिलना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे लगा इससे गर्व की मौत का इल्जाम मेरे सर पे नहीं आएगा। 10 लाख के लिए अपने बेटे को मार दिया? मेरे पर 10 लाख की उधारी चढ़ गई थी। मेरे कहने पर साचिका जी 10 लाख रुपए लेकर आए भी। मैं वो पैसे लेने के लिए गया भी, लेकिन उन्हें देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं वापस चला गया। चल 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तूने साचिका शर्मा को नहीं मारा। अपने बेटे को कैसे मारा तूने? बताया ना, गला दबाकर। गला दबा? गर्व के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गले पे एक भी फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है। और सच बोलेगा? हाँ? पापा मम्मी ने मुझे गोद लिया ना, इसलिए सब मुझे चिढ़ाते थे कि जब गर्व बड़ा हो जाएगा ना तो वो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूं ना, इसलिए मैंने गर्व को मार दिया। सर मैं ऑलरेडी अपना बेटा खो चुका हूँ, अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। तुम्हारी नादानी ने तुम्हें भी मुजरिम बना दिया। जो करना होगा अदालत करेगी। सर साचिका शर्मा के मर्डर को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। कातिल ने बड़ी चतुराई से साचिका शर्मा का मर्डर किया और पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा। और फिर एक चमत्कार हुआ। क्या हो रहा है भाई? घर नहीं जाना तुम लोग को? क्या देख रहे हो? सर ये क्राइम शो आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, इतना क्या खास है इसमें? ये केस तो सर सॉल्व केसेस पर तो बहुत सारे सीरियल बनते हैं, लेकिन इस केस की डिटेल्स साचिका शर्मा की केस से काफी मिलती जुलती है। लेकिन सर हमने डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं किए, सिर्फ उसके घर वालों को ये बात पता है। इस सीरियल के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर के बारे में पता लगा और कास्ट एंड क्रू की पूरी इंफॉर्मेशन निकाली। सर इस शो के कास्ट और फिल्म की सारी लिस्ट बनाई हमने। शो का प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर है और साचिका शर्मा के साथ उसका कनेक्शन भी है। सच बताएगा या और कुटाई करवाओ तेरी? बोल। नहीं सर, बताता हूँ, मैं बताता हूँ सर। सर मैंने नहीं मारा, मैं बस अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट पूरी कर रहा था, इसलिए मैंने देवेश को बिना बताए उसकी चाबी से घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली और साचिका को मारने का मौका तलाश करने लगा। और एक दिन मुझे पता चला कि साचिका घर में अकेली थी। इसने आपको पूरी बात नहीं बताई। तो साचिका के एटीट्यूड से ना तंग आ गया, मन कर रहा है उसको जान से मार दूं। क्या हुआ? 10 लाख रुपए निकाले उसने हमारे जॉइंट अकाउंट से। 10 लाख पता है किसके लिए? वो एक बच्चे की फिरौती देने के लिए जो उसके साथ
टीवी शो में काम करता था कई साल पहले। मैं भी राधिका से बहुत परेशान हूँ। मैंने उसको बोला एक्टिंग करना है पर किसी के साथ सोना मत, नहीं मानी। अब आपको तो मैं छोड़ नहीं सकता ना, मेरी कमाई होती है आपसे, पर उसे तो मैं छोड़ सकता हूँ ना। एक काम करते हैं, मैं साचिका जी को मार देता हूँ, आप राधिका को मारता हो। सर मैंने अपना काम कर दिया साचिका जी को मार के। अब आप ये बताओ कि अब मेरी बीवी राधिका को रास्ते से कब हटा रहे हो? क्या तूने होश में है? तू क्या बकवास कर रहा है? अरे अपनी डील हुई थी ना, मैं साचिका जी को मारूंगा और आप राधिका को मारोगे। तो मैंने कब बोला? मुझे पता था कि आप रंग बदलोगे, इसलिए मैंने एक सेकंड ये वीडियो बनाई। एक काम करते हैं, मैं साचिका जी को मार देता हूँ, आप राधिका को मार। अरे बेवकूफ, नशे में बोला था वो, तूने सीरियस ले लिया? मैं पुलिस को फोन करके बताता हूँ कि तूने मर्डर किया। अरे जाओ जाओ बताओ, मैं भी ये वीडियो दिखाऊंगा, मेरे साथ ना आप भी फंसोगे। मैं डर गया था, मुझे लगा पुलिस को वो वीडियो मिलेगी तो वो मुझे गुनहगार समझेगी, मगर मैं सच कह रहा हूँ सर, वो सब मैंने सिर्फ नशे में बोला था, लेकिन इसने उसको सीरियस ले ली। मुझे बार बार फोन करके राधिका को मारने के लिए प्रेशर करने लगा। फिर उसके बाद गर्व शर्मा का मुद्दा आया तो मुझे लगा आपका ध्यान उस तरफ भटक जाएगा और आप असली मुद्दे से भटक जाएंगे। मोहित पांडे, तेरी घटिया सोच का नतीजा है जुर्म। अब तुम दोनों अपनी अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरकार पुलिस साचिका मर्डर केस को सॉल्व करने में कामयाब हुई, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप महात्रे के दिमाग में अब भी इस केस को लेकर एक थ्योरी घूमती रहती है। मोहित ने अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने के लालच में साचिका की हत्या कर दी और देवेश ने बड़ी चतुराई से अपना पल्ला झाड़ लिया और आज आजाद होकर अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ा रहा है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। पायल, पायल हटो। क्या हुआ रिंकी? क्या हुआ? क्या हुआ? उठो। क्या हुआ? ये लोग मिलके आपको डरा रहे हैं? कुछ नहीं होगा, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना। रिंकी इज अ ब्रेव गर्ल। अरे लगेगा अभी पता भी नहीं चलेगा। हो गया, फिनिश हो गया, हो गया, हो गया। पायल इन्हें उतार दो। मैं तरस गई थी इसकी एक हंसी के लिए, और आपकी बातों में तो जादू है मैम। जैसे इसका दमा ठीक हो गया है वैसे ये भी ठीक हो जाएगी, है ना रिंकी? हो जाएगी, हो जाएगी। थैंक यू मैम। अगले हफ्ते फिर आना। पायल, एनी मोर अपॉइंटमेंट? नो मैम। ओके। तुम थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते क्या? हाय डॉक्टर रेवती। हाय डॉक्टर मनीष, आई सी यू। कहाँ जा रही हो? कम ऑन, आई विल ड्रॉप यू। नो सर, दैट्स ओके, मैं ऑटो ले लूंगी। अरे कहाँ ऑटो में जाओगी? बाहर कितना पोल्यूशन है एंड योर स्किन इज सो सेंसिटिव। सर मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, कोई मेरा वेट कर रहा है। सो आई सी यू। हे भगवान, ये लड़की भी ना कभी नहीं मेरी बात सुनती। जसप्रीत, जसप्रीत वॉल्यूम कम कर। उफ, ये लड़की भी ना। ओह मैडम, टी ब्रेक। म्यूजिक क्यों बंद किया? जस्ट चल मेरे साथ थोड़ा डांस कर। हेलो पापा, नमस्ते, कैसे है? इतना महंगा सामान भेजने की क्या जरूरत थी? अरे अब छोड़िए ना। अब मम्मी पापा कंजूस होंगे तो बच्चों को तो उनके लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी ना। अरे आप फोन दीजिए हमको और जाइए, ये कपड़े ना बदल कर आइए। मेरी माँ बाप की जरूरतें
उनकी छोटी छोटी खुशियाँ ही मेरी जिंदगी है। मेरा करियर मुझे अपने परिवार से दूर जरूर ले आया था, लेकिन उनकी अच्छाई हमेशा मेरे अंदर ही रही। जैसे पुण्य की परिभाषा सबके लिए अलग होती है, वैसे हर पाप की परिभाषा विचित्र होती है, और मेरा सामना ऐसे ही पाप से होने वाला था। अरे इसमें भी नहीं है, चूहा खा गया। तुम लोग थोड़ा थोड़ा ये खा लो, जब पापा राशन लेके आएंगे ना तब। राशन लेने गए थे ना, घर में खाने का एक दाना नहीं है और आप राशन का पैसा दारू में उड़ा के आ गए। अरे कैसे आदमी है आप? बच्चे हमारे कल से भूखे हैं और आपको कोनो बात का फिक्र नहीं है। हाँ? अरे जिंदगी बर्बाद करके रख दी है आपकी इस दारू ने। अरे जिंदगी तो तुमने बर्बाद की हमारी, मनहूस कहीं की। हम मनहूस है और आप कहाँ हैं? अरे आप तो इस काबिल भी नहीं कि कोई आपको काम पे रख ले। साला हमसे डबल लड़ाएगी तू। जमुनिया बहन हमको 500 रुपए उधार दे दो बहन। हमारे घर में एक दाना नहीं है खाने को, हमारे बच्चे भूखे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम तुमको 2500 रुपया उधारी दे चुके हैं। अब अगर 1 रुपया भी हमने तुमको दिया ना तो हमारा आदमी हमको जान से मार देगा। पैसा नहीं तो बहन थोड़ा चावल दे दो, चीनी दे दो, हमारे बच्चे भूखे हैं कल से। हम कितना बार तुमको बोले हैं हम कि को चौखट पर मत खड़ा होने दिया करो, समझ में नहीं आता तुमको? देखो सरस्वती, मुफ्त में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। पैसा दोगी तभी राशन मिलेगा। भैया हम आपकी दुकान में कोई भी काम कर लेंगे भैया। हमारे बच्चे छोटे छोटे उन्होंने कुछ नहीं खाया भैया, कल से थोड़ा राशन दे दो भैया, थोड़ा राशन दे दो। चिंता मत करो बच्चों, देखो कितना सारा राशन लाए हैं। आओ, दाल है, चावल है। आज हम दाल भात खाएंगे। हाँ, आज तुम लोग भरपेट दाल भात खाओगे। देखो बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो रहे हो, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि इंसान को 2 वक्त का रोटी जुटाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष? ये क्या होता है मम्मी? संघर्ष का मतलब होता है सच्चाई और ईमानदारी का मेहनत। तुम लोग अपने पापा जैसे बिल्कुल मत बनना बच्चों। इतने काबिल बनना कि सच्चाई और मेहनत से अपना पेट भर सको। अरे क्या हुआ? अब कहाँ आई हो? वो हम जमुनिया से कुछ पैसा उधार लिए थे, वही लौटाने आए। ये आप रख लीजिए। हमको जमुनिया देखते क्या कर रहा। उसको अभागन बोल के आप हमको उसके साये से भी दूर रहने का बोले थे, और आप उसके साथ इतना गंदा हरकत कर रहे हैं। ज्यादा प्रवचन मत दे हमको। हट। प्रवचन नहीं दे रहे हैं, पत्नी है आपकी। अरे हट, पत्नी है साला, तुमको भी हम देख लेंगे और उसको भी। अरे अभी का नौटंकी है? अरे तुमको समझ में आ रहा है कुछ? पेट के बल लेटी हुई बच्चे का क्या होगा? पगल आ गई है जमुनिया। पता नहीं पैसे कहाँ छुपा के रखते थे। आजकल कहाँ गायब रहती है तू? हाँ? चल क्या रहा है? घर में राशन भरवा दी, ऊपर से इतना पैसा लेके घूम रही। किसके साथ सो रही हो जो इतना पैसा दे रहा है? हम काम पर गए थे और आप हमारे ऊपर इतना गंदा लालचन लगा रहे। हम लालचन लगा रहे? हम देखिए, आपकी कमियों को भूल कर भी हम आपके संग रिश्ता निभा रहे,
और आप हमें कुछ भी कहते। अरे तुम ये आंसू बहा के अपनी गलती छुपा रही हो, काम नहीं धंधा कर रहे हो तुम। बताओ। सरपंच जी, इसी मनहूस ने हमारी बीवी की जान ली है। पता नहीं क्या खिलाया जमुनिया को, उसने तभी तोड़ दिया। नहीं सरपंच जी, हम तो जमुनिया को उधार लौटाने गए थे और ये आदमी। बस, पिछले महीने तो चंपक के घर गई थी, तब उसका बच्चा मरा और अब जोगिंदर की बीवी भी, जो पेट से थी। ये कोई संजोग नहीं है, ये तेरा प्रकोप का नतीजा है। ओझा जी ने जिस डायन का अंदेशा दिया था वो तू ही है, इसीलिए तुझे सजा देना जरूरी है, वरना तो एक एक करके हम सबका जान ले लेगी। सरपंच जी, हम कोई डायन मैन नहीं है। ले जाओ उस डायन को। पता नहीं क्या हो गया रेवती को, अभी भी उसका फोन बंद आ रहा है। वो रेवती ने अपने रूममेट का नंबर दिया था ना, उसको लगाइए आप जरा। मैसेज किया था उसने, फोन बनने के लिए दिया था ना, मैसेज उड़ गया होगा। कितनी बार कहा है आपसे कि जरूरी नंबर डायरी में लिखा करिए। डॉक्टर रेवती 12 की शाम तक तो यही थी हॉस्पिटल में ड्यूटी पे। 13 को उन्होंने ऑफ लिया हुआ था, कल वो आने वाली थी, लेकिन ना वो कल आई और ना ही आज। हम कोई डायन मैन नहीं है सर। अच्छा, तो नहीं है, तू बहुत खतरनाक औरत है। गांव वालों, आप लोगों को पता है बहुत सारे पैसे मिले इसके पास से, तभी तो हम कहे कि तेरा परिवार का नक्शा कैसे बदल गया। धंधा करती है तू। नहीं सरपंच जी, हम कोई धंधा वंधा नहीं करते, हम तो बसंत भैया की दुकान पे काम करते हैं, उनसे पूछ लीजिए। क्या बोल रही है तू हमको? कब कहाँ पे रखी है? अरे भैया झूठ मत बोलो, तुम ही बोले। अरे ये एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। नहीं सरपंच जी। अरे इसका पति भी शक करता है इस पे। ले जाओ इसे, पूरे गांव घुमाओ इसे। रेवती हॉस्पिटल से छुट्टी लेके गई थी, मतलब अपने मर्जी से गई होगी, आ जाएगी वापस। लेकिन साहब, रेवती का 4 दिन से फोन बंद आ रहा है। वो अपनी मर्जी से गई होती तो हम लोगों को बता के जाती। किसी लड़के वड़के के साथ चक्कर होगा और आप उस लड़के के खिलाफ होंगे, इसलिए वो भाग गई। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हमारी रेवती ऐसी नहीं है। आप रेवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लीजिए बस। देखिए, आप हमें मत सिखाइए क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ऐसे केसेस रोज आते हैं यहाँ पे और आखिर में वही निकलता है, लड़का लड़की का चक्कर। शिंदे, नंबर लिहून घ्या यांचा। आज 21वीं सदी में भी हमें ऐसी कुरीतियों के बारे में सुनने को मिलता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी हम अपने समाज से अंधविश्वास को पूरी तरह से मिटा नहीं पाए और अक्सर ये देखा गया है कि यह अंधविश्वास कई तरह के अपराधों का कारण बन जाता है। यहां भी एक गर्भवती महिला की हत्या के अपराध को छिपाने के लिए एक मजबूर औरत को कहकर उसके साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा था। वहीं इस अपराध से अलग एक दूसरे केस में डॉक्टर रेवती के गायब होने का राज गहराता जा रहा था और पुलिस से नाउम्मीद होकर उसके बुजुर्ग माता पिता खुद ही अपनी बेटी की तलाश में भटक रहे थे। हेलो, क्या हुआ? साइज फिट हो रही है ना? अरे पीछे हटिए ना, दिखाइए तो बेटी को कितने अच्छे लग रहे हैं आप। ये देख। वाह, ये शूज तो आप पे कितने अच्छे लग रहे हैं और इन कपड़ों में आप कितनी स्मार्ट लग रहे हो। बेटा वो तो ठीक है, तुमने अपने पापा के लिए तो सब भिजवा दिया, लेकिन अपनी माँ को भूल गई ना। मम्मी, ऐसा हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं। आपके लिए भी सरप्राइज है, कल तक डिलीवर हो जाएगा। एक युवा डॉक्टर रेवती अपनी गुमशुदगी के 6 दिन बाद मृत पाई गई। रेवती के गायब होने की पहेली अब हत्या की एक चौंकाने वाली गुत्थी बन गई थी, जिसने उसके माता पिता को तोड़कर रख दिया था। और ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब ढूंढना आसान नहीं था। सरपंच जी, पहले आपका हक है, जाइए निकालिए भड़ास। नहीं सरपंच जी हमको छोड़ दीजिए। सरपंच जी नहीं।
अब देख क्या है हम। आपने बोला था आपकी बेटी हॉस्पिटल से छुट्टी लेके अपने मर्जी से कहीं गई थी, तो फिर उसकी लाश यहाँ से 25 किलोमीटर दूर आर्य रोड में कैसे मिली? ये रेवती वहां किसके पास गई थी जिसने उसका रेप कर दिया? रेप? हाँ, रिपोर्ट में तो वही लिखा है। फिलहाल उसकी लाश आपको सौंप रहे, यहाँ पे साइन कर दीजिए। आप लाश को सौंप के केस को रफा दफा करना चाह रहे हैं? मैं ये लाश तब तक नहीं लूंगा जब तक आप दोषी को ढूंढ नहीं लेते। मुझे इंसाफ चाहिए। रेवती के पिता के इस कदम से जल्द ही ये केस मीडिया में छा गया और पुलिस महकमे में गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद खुद डीसीपी को इस केस में उतरना पड़ा। डॉक्टर रेवती के माता पिता की गुहार पर जल्द ही ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही मेंशन है, 12 अगस्त को, और आर्य रोड को उसकी बॉडी मिली 18 अगस्त को। और विक्टिम की बॉडी पर कोई डीएनए नहीं मिला। सर, विक्टिम के पेरेंट्स के मुताबिक हॉस्पिटल वालों ने उन्हें बताया था कि रेवती हॉस्पिटल का सारा काम खत्म करके 12 अगस्त को वहीं से शाम को निकली थी। हॉस्पिटल से शुरू करें। विक्टिम के पेरेंट्स बाहर अपनी बेटी को इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद देम। नमस्कार, बैठे रहिए। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आप किस तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। आपने अपनी बेटी खोई और हम आपकी उसी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप लोगों को किसी पर शक है? साहब, कहने को पहले भी हमारे पास कुछ नहीं था। बस हमारी बेटी को न्याय दिला दीजिए। आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज आप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दीजिए। इल्तिजा है मेरी। तक जो कुछ भी हुआ उससे हम सब भी हैरान हैं। डॉक्टर रेवती वॉज अ वेरी ब्राइट डॉक्टर, बहुत अच्छा फ्यूचर था उसका। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि उसके साथ इतना कुछ हो गया। यानी प्रोफेशनल राइवलरी, कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा? नेवर, वो तो हमेशा अपने काम से काम रखती थी। सर, ये 12 अगस्त की फुटेज है, जिस दिन डॉक्टर रेवती को यहाँ आखिरी बार देखा गया था। उस दिन डॉक्टर रेवती यहाँ से निकलने के बाद इस डायरेक्शन में गई। लेकिन सर, उनका घर तो इस डायरेक्शन में है। वही तो जानना है कि डॉक्टर रेवती उस दिन यहाँ से फिर कहाँ गई। एक काम करो, हॉस्पिटल के बाहर का 12 अगस्त का सीसीटीवी फुटेज निकलो और रेवती के घर पे भी चेक करो। लेट्स सी क्या मिलता है। सर, उस दिन डॉक्टर रेवती को एक नर्स के साथ अपने केबिन से बात करते हुए बाहर देखा गया था। आखिरी बार डॉक्टर रेवती को उसी नर्स के साथ देखा गया। उस नर्स को बुलवाओ। नॉर्मल वर्क रूटीन के बारे में ही बात हुई थी, जैसे अगले दिन किस किस पेशेंट्स की रिपोर्ट्स आने वाली है, किसका अपॉइंटमेंट है। अगले दिन तो वो छुट्टी लेने वाली थी ना, फिर अगले दिन की अपॉइंटमेंट्स कैसे डिस्कस कर रही थी तुमसे? वो एक्चुअली 14 अगस्त के अपॉइंटमेंट के बारे में बात हुई थी। अच्छा, ये बताओ कि डॉक्टर रेवती ने 13 को ऑफ क्यों लिया था और 12 को कहाँ गई थी? इसके बारे में मैं नहीं जानती। अगर तुम इस केस से रिलेटेड कुछ जानती हो और छुपा रही हो तो ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे उस दिन के रिलेटेड जो भी पता था मैंने आपको बता दिया। क्या उस दिन के अलावा कोई ऐसी बात है जो आपको बतानी चाहिए थी और आपने नहीं बताई? डॉक्टर रेवती का डॉक्टर मनीष के साथ कुछ इश्यू चल रहा था। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में, तुम्हें नीचा लाने में कोई बात नहीं। पता नहीं क्या समझती अपने आप, सीनियर जूनियर का कोई फर्क ही नहीं है। तो आपको लगता है कि डॉक्टर मनीष ने डॉक्टर रेवती के साथ? नहीं सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, पर हाँ, डॉक्टर मनीष की नीयत डॉक्टर रेवती को लेकर कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर मनीष कहाँ है? जब रेवती के पेरेंट्स आए थे उसके बाद ही वो लीव पर चले गए।
ये लैपटॉप रेवती का है? हाँ सर। जसप्रीत, रेवती के साथ हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों ने हमें बताया कि उसका किसी के साथ कोई इशू था। तुम तो उसकी रूममेट हो, फ्रेंड हो, कुछ बताया था उसने कभी? सर इशू का तो नहीं पता, पर वो थोड़ी परेशान सी थी। परेशान? किस तरह की परेशानी? उसे ये गिल्ट था कि उसके एक पेशेंट की जान चली गई थी। मैंने एक पेशेंट को गलत इंजेक्शन दे दिया और वो मेरे सामने, एक डॉक्टरों के भी कुछ नहीं कर पाई। जसप्रीत बेटा, उस दिन हम लोग रेवती के बारे में पूछ रहे थे तो तुमने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। अंकल, रेवती ने बताने से मना किया था और तभी मुझे नहीं पता था कि रेवती की मौत। आइए आइए, चलो जल्दी चलिए जल्दी। आइए देखिए देखिए क्या हो गया, हम सुबह से भाग के देखे थे। आइए देखिए देखिए सरपंच जी, देखिए नहीं है, भाग गई, वो भाग गई सरपंच जी, भाग गई। तुम लोग ढूंढो, चलिए निकलिए निकलिए। सरपंच जी इधर भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है सरपंच जी, वो भाग गई। अरे ढूंढो उसे, कहीं पूरे गांव पे भारी ना पड़ जाए। ढूंढो। बोले डीन साहब, अभी आप चुप क्यों? Isn't it true कि रॉन्ग मेडिसिन की वजह से आपके हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की डेथ हुई थी? जी सर, हुई थी, बट इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट सर। डॉक्टर रेवती, देयर इज एन इमरजेंसी। संयुक्त अभी तक आई नहीं है, सो आई नीड योर हेल्प। कम विथ मी, कम फास्ट। स्लाइन लगाओ, ओटी रेडी करो, 5 मिनट में शिफ्ट करेंगे। सर, पेशेंट की हालत तो बहुत खराब हो रही है। रेवती, वो ट्रे में वो इंजेक्शन नहीं, जल्दी लगाओ फटाफट। संयुक्ता कहाँ थी तुम यार? पेशेंट का प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन दो रेवती, जल्दी। ठीक है कर दिया रेवती तुमने? कौन सा इंजेक्शन दे दिया तुमने? सर, मैंने तो यही इंजेक्शन लगाया था जो आपने मुझसे कहा था। उसके बाद पेशेंट की मौत हो गई सर, और घर वालों ने बहुत हंगामा मचाया। अरे क्या कर रहे हो मुझे? अरे तूने मेरी माँ की जान ली है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ मुझे। हमने बड़ी मुश्किल से पेशेंट की फैमिली को शांत किया और एक इंटरनल इंक्वायरी की, एंड आई चेक माई सेल्फ सर, तो पता चला कि पेशेंट को जो इंजेक्शन दी गई थी उस बॉटल की लेबल ओरिजिनल थी, लेकिन इंजेक्शन में दवाई अलग थी सर, और उस दवाई की वजह से पेशेंट की मौत हो गई। तो कैन यू एक्सप्लेन मी कि राइट लेवल की बोतल में दूसरी दवाई कैसे आ गई? मुझे कुछ नहीं मालूम सर, शायद दवाई बदल दी गई हो। तो आपको ये तो मालूम होगा कि दवाई बदली किसने? आई जस्ट डोंट नो सर, लेकिन हम लोग इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हैं। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? मैनेजमेंट के प्रेशर की वजह से वो सारी फुटेज डिलीट कर दी गई थी। डॉक्टर नकुल और डॉक्टर संयुक्ता कहाँ हैं? सर, हमने उन दोनों को कंपल्सरी लीव पर भेज दिया है। आपके पास उन दोनों की डिटेल्स होगी? जी सर। पायल, हमें पता चला तुम वहाँ मौजूद थी जहाँ वो पेशेंट गलत मेडिकेशन की वजह से मारी गई थी। हमने तुमसे कहा था कि कुछ भी मत छुपाना, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैम, हमें इंस्ट्रक्शंस थे कि इस केस के बारे में कहीं कोई बात लीक नहीं होनी चाहिए। मैम, मुझे नहीं मालूम कि वो मेडिसिन किसने चेंज की थी, लेकिन मैंने खुद देखा था कि डॉक्टर रेवती ने डॉक्टर नकुल के कहने पर ही वो इंजेक्शन पेशेंट को दिया था। हाँ नकुल, बोलो। ये रेवती का मामला तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। आई थिंक हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। सरपंच जी, सरपंच जी, वो वहां मिल गई है, वहां पड़ी हुई है। चलो सरपंच जी, ये देखिए, हम हल्का होने जा रहे थे तभी हमने देखा यहाँ पर। देखो सरपंच जी तो मर गई। अरे ये मरी नहीं है, नहीं है, पता नहीं कब जिंदा हो जाएगी। इसके शरीर की ऐसी हालत करो कि ये फिर से अपने शरीर में ना घुस पाए। उठाओ पत्थर, पत्थर उठाओ। जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत अपडेट करो। सर, डॉक्टर नकुल और डॉक्टर संयुक्ता दोनों गायब हैं। दोनों के नंबर्स भी बंद आ रहे हैं। हालांकि मैंने दोनों के नंबर सर्वेलेंस पे डाल दिए हैं, पर जिस तरीके से ये दोनों अंडरग्राउंड हुए, ऐसा लगता है कि रेवती के मर्डर केस से इनका जरूर कोई लेना देना है। और डीन नित्यानंद ने बताया था कि पेशेंट की मौत इंजेक्शन की डोज बदलने की वजह से हुई।
तो क्या डोज बदलने में इन दोनों को कोई हाथ हो सकता है? और जिस लेडी की मौत हुई थी उनके फैमिली मेंबर में से किसी ने डॉक्टर रेवती को जान से मारने की धमकी दी थी। तूने मेरी माँ की जान ली है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या डॉक्टर रेवती उसकी नफरत का शिकार हुई? जरा उस लड़के के बारे में पता लगाओ। सर, डॉक्टर मनीष का पता चल गया है, हमने उसको कस्टडी में ले लिया है। मैंने रेवती के साथ कुछ नहीं किया। पहले कुछ दिखा रहे हैं, जरा देख लो फिर बात करते हैं। ये कौन है? 12 अगस्त को जिस वक्त जिस डायरेक्शन में रेवती गई उस वक्त उसी डायरेक्शन में तुम उसके पीछे गए, क्यों? सर, अगर रेवती का और मेरा एग्जिट टाइम सेम है और जिस डायरेक्शन में वो गई मैं भी उसी डायरेक्शन में गया तो मैं कल्प्रिट हो गया। सर, रेवती के मर्डर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, प्लीज बिलीव मी। सर, रेवती के कॉल रिकॉर्ड में एक आनंद नाम के लड़के का नंबर मिला है जो इंदौर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, 12 अगस्त को आनंद का फोन भी शिवाजी नगर में एक्टिव था, जहां रेवती का फोन बंद हुआ था। इंदौर? रेवती भी इंदौर की रहने वाली थी। ये आनंद है सर, ये रेवती के साथ पढ़ता था। क्या आनंद का रेवती के साथ अफेयर था? नहीं सर, रेवती और आनंद तो अच्छे दोस्त थे। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि इन दोनों का अफेयर था। पर यह लड़का आनंद लगातार आपकी बेटी के टच में था, उसे बार बार फोन करता था, यहाँ तक कि आपकी बेटी से मिलने यहाँ मुंबई भी आता रहता था। आप लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं सर। सर, आनंद को ले आए हैं, इंटरोगेशन रूम में है। सर, मैं प्यार करता था रेवती से, उसके लिए जान भी दे सकता था। मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूँ सर? रेवती का कत्ल हुआ 12 अगस्त को और उसका फोन शिवाजी नगर में 12 अगस्त को स्विच ऑफ हुआ। और तेरा फोन 12 अगस्त को शिवाजी नगर में एक्टिव था। कैसे? क्या करा था वहाँ पर? शिवाजी नगर में मैं रेवती से मिलने वाला था, लेकिन हम फिर मिले नहीं। मिलता कैसे? उससे पहले तुमने उसे मार जो दिया। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने और रेवती ने गोवा जाने का प्लान किया था। फिर वो मुझे शिवाजी नगर में एसवी रोड में मिलने वाली थी। ना तो वो आई और ना ही उसका फ़ोन लगा। मैंने उसके हॉस्पिटल में भी फ़ोन किया था तो पता चला कि वो वहाँ से निकल गई है। और तेरे साथ गोवा क्यों जाने वाली थी? सर, अपसेट थी, हम एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। सर, ये आनंद जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं। अगर आनंद के पास डॉक्टर रेवती के कत्ल और मर्डर का कोई मोटिव है तो डॉक्टर मनीष भी पीछे नहीं है। और उधर डॉक्टर नकुल, डॉक्टर संयुक्ता, ये दोनों भी गायब है। तो ये रेप और कत्ल आखिर किसने किया? उस लेडी की फैमिली का क्या हुआ? उसकी गलत डोज की इंजेक्शन की वजह से डेथ हुई थी। सर, उस लेडी की मौत के बाद पूरी फैमिली अपने नेटिव गांव सतारा शिफ्ट हो गई और वो आदमी नवीन जिसने रेवती को धमकी दी थी वो 12 अगस्त को सतारा में ही था। लेकिन हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनके फैमिली मेंबर की डेथ हुई तो हॉस्पिटल के ऊपर कोई केस नहीं किया, कोई कंप्लेंट नहीं की और गाँव वापस चले गए। हाँ सर, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया था। ये हॉस्पिटल? सर, मैंने रेवती के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। लगभग पिछले 6 महीने से रेवती का फोन हर फ्राइडे को शिवाजी नगर में एक्टिव रहता था। लेकिन सर, एक अजीब बात है, 12 अगस्त जिस दिन रेवती का मर्डर हुआ था उस दिन फ्राइडे नहीं था, लेकिन रेवती का फोन, ये देखिए सर, यहाँ शिवाजी नगर में ही एक्टिव था। तो अगर उसका फोन हर फ्राइडे को शिवाजी नगर में एक्टिव रहता था तो फिर 12 अगस्त को शिवाजी नगर में क्यों गई थी? सर, मैंने रेवती की रूममेट जसप्रीत से भी बात की। उसने बताया कि रेवती हर फ्राइडे को एक एनजीओ में जाती थी जो शिवाजी नगर में है। और सर, मैंने रेवती का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया। सर, रेवती अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू गरीब बच्चों के लिए फंड रेजिंग और डोनेशन कैंपेन्स भी चलाती थी। ये देखिए सर, यहाँ काफ़ी गरीब बच्चों के साथ उसके फोटोज़ भी हैं। मेरा सवाल अब भी वही है कि अगर रेवती शिवाजी नगर वाले एनजीओ में सिर्फ फ्राइडे को जाती थी तो 12 अगस्त को एनजीओ में क्यों गई? उस दिन तो फ्राइडे नहीं था। एनजीओ से कंफर्म करो, क्या 12 अगस्त को रेवती एनजीओ में आई थी? ये बात सच है मैडम कि रेवती यहाँ बच्चों के साथ वक्त बिताने आती थी, लेकिन 12 अगस्त को संडे था, वो उस दिन यहाँ नहीं आई थी। तो फिर वो इस एरिया में और कहाँ जा सकती है? क्या आपको कोई आइडिया है आसपास कोई ऐसी जगह जहाँ वो आती जाती हो? नहीं, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हाँ 10 अगस्त को यहाँ आई थी। बाय बच्चों, बाय, सी यू गाइस, बाय बाय बाय। और वो अपनी एक डायरी यहाँ भूल गई थी। मैंने सोचा नेक्स्ट फ्राइडे आएगी तो उसे दे दूंगी, लेकिन उसके पास से उसका फोन ही बंद आ रहा है। वो डायरी आप हमें दे दीजिए। जी सर, डायरी देखकर लगता है रेवती रोजाना डायरी लिखती थी। 9 अगस्त तक की एंट्रीज उसमें हैं। जिंदगी तो इतनी बड़ी सजा भी है। मैंने सोचा ना था, काश मैं
फलसफा सा लिखा हुआ है। जो लिखा गया है वो अधूरा है और लिखने के बाद काटा गया है। आखिर इन अल्फाजों का राज क्या है? क्या इस डायरी का रेवती के कत्ल और मर्डर से कोई ताल्लुक हो सकता है? अगर रेवती रोज़ाना डायरी लिखती थी तो शायद इसमें उस दिन का भी जिक्र होगा जिस दिन गलत डोज की वजह से उस लेडी की मौत हुई थी। डेट क्या थी? 14 जुलाई। तो आज कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा, पर सोच रही हूँ कि शायद लिखने से कुछ मन का बोझ हल्का हो जाए। मेरे मन से ये ख्याल जा ही नहीं रहा है कि मेरे हाथों एक मासूम औरत की जान चली गई, लेकिन इसकी दोषी मैं नहीं हूँ। ये साजिश है। आखिर मेरा कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि मैं एक अलग कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। उन्होंने इस बात का बदला लिया मुझसे। अरे वाह, एक और प्रमोशन। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने मैनेजमेंट पे जो तुम पे इतना मेहरबान हो रहा है? हाँ? ये कोई जादू नहीं है, मेरी काबिलियत है, मेरा डेडिकेशन है। लेकिन आप लोग उसे कहा। एक्सक्यूज मी, तुम तो डॉक्टर बनने के भी लायक नहीं हो, लेकिन तुम्हारी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को ना इतनी रियायत मिलती है कि कम नंबर लाकर भी तुम्हें डॉक्टर डिग्री मिल गई। पर और डिग्री मिलते ही अपना उसने का जादू चलाना शुरू कर दिया। तभी तो डॉक्टर मनीष तुम पे इतना फेवर करता है ना। अब दोनों की सोच उतनी ही घटिया है जितनी डॉक्टर मनीष की। खैर, वक्त बता देगा कि ईमानदारी कभी नहीं हारती। वक्त जरूर बताएगा, लेकिन हमें नहीं, तुम्हें। देख लेना। चलो। इस डायरी में तो इस बात का जिक्र है कि इंजेक्शन की डोज डॉक्टर नकुल और डॉक्टर संयुक्ता ने बदली थी। यस सर, हम डॉक्टर नकुल और डॉक्टर संयुक्ता के बारे में पता ही कर रहे थे कि डॉक्टर संयुक्ता का फ़ोन अक्सर पुणे में एक्टिव रहता है, ये पता चला। और उसके दूर के मामा भी पुणे में रहते हैं। उठाओ। सर। डॉक्टर संयुक्ता, तुमने और डॉक्टर नकुल ने मिलकर किस बात का बदला लिया डॉक्टर रेवती से? ऐसी भी क्या नफरत थी तुम दोनों को उससे? नफरत तो थी सर, लेकिन हमने उसको नहीं मारा। सर, उसने कम नंबर लाकर कोटा से एडमिशन ले लिया और फिर वो हमसे आगे निकल रही थी। बस इसी नफरत में नकुल उसको फंसाना चाहता था। मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ सर। तो वो दवाई नकुल ने बदली थी? क्या कर रहे हो नकुल? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि डॉक्टर रेवती का घमंड कैसे तोड़ा जाए। मतलब? लेकिन जब वो हादसा हुआ तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि वो दवाई नकुल ने ही बदली थी। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ सर। डॉक्टर नकुल इस वक्त कहाँ? डॉक्टर नकुल इस केस में एक ऐसा सस्पेक्ट था जो पुलिस की पहुंच से दूर था, लेकिन डॉक्टर संयुक्ता, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर नित्यानंद और डॉक्टर रेवती पर जानलेवा हमला करने वाला नवीन और डॉक्टर रेवती का बॉयफ्रेंड आनंद भी पुलिस की रडार में थे। देखते ही देखते 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन ये केस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाने वाले रेवती के माता पिता अब नाउम्मीद हो चुके थे। 2 महीने से ऊपर गुजर गया आदिल, इस केस में आखिर चल क्या रहा है? सर, हम डॉक्टर रेवती से जुड़े हर एंगल की तहकीकात कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ हमें कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है। पहले हमें लग रहा था कि डॉक्टर नकुल का इस केस से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, इसलिए उसे जयपुर एयरपोर्ट से अरेस्ट भी किया गया। हालांकि वो ये तो मानता है कि इंजेक्शन की दवा उसी ने बदली थी, पर सर डॉक्टर नकुल का डॉक्टर रेवती के रेप और मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं मिला। सब कुछ बहुत प्लानिंग के साथ किया गया है। सर, ऐसा लग रहा है जैसे क्रिमिनल ने हमारे लिए कोई क्लू नहीं छोड़ा। देखो, मैं लोकल पुलिस से शिवाजी नगर एरिया का क्राइम डाटा एनालाइज कर रहा था। इनकी रिपोर्ट काफ़ी सरप्राइजिंग है। आई थिंक यू शुड हैव अ लुक एट इट वंस। श्योर सर। जय हिंद। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त से लेके 1 अक्टूबर के बीच में शिवाजी नगर में चोरी, स्नैचिंग, लूटपाट, इन सब वारदातों में 70% की कमी आई। सर, लेकिन इस डेटा का हमारे केस से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। डॉक्टर रेवती का मर्डर कब हुआ? 12 अगस्त। शिवाजी नगर में चोरी, लूटपाट और चेन स्नैचिंग, इन सब वारदातों में 70% की कमी आई। शिवाजी नगर पुलिस से कॉन्टैक्ट करो। जिस भी ऑफिसर ने ये रिपोर्ट तैयार की है उससे बात करो। सर। जैसी रिपोर्ट आती है मुझे अपडेट करो। सर, मेरी शिवाजी नगर पुलिस से बात हुई। उनका एक ऑब्जर्वेशन है, शिवाजी नगर में एक सिग्नल के पास कई भिखारी बैठते थे जो अगस्त महीने की शुरुआत से ही गायब हैं। लोकल पुलिस को लगता है कि इन क्राइम्स में उन लोगों का हाथ हो सकता है।
और अगस्त में ही डॉक्टर रेवती का कत्ल और रेप हुआ। तो मुमकिन है ये सारे इसलिए अंडरग्राउंड हुए होंगे कि कहीं पुलिस इन्हें डॉक्टर रेवती के केस में अंदर न कर दे। या ये भी मुमकिन है कि इन्हीं में से किसी ने डॉक्टर रेवती का कत्ल और मर्डर किया। तुमने डॉक्टर रेवती के सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी कुछ पिक्चर कैप्चर की थी। जी सर। उन सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करो और सबसे बात करो। सर रेवती के साथ एनजीओ के जिन बच्चों की फोटोज हैं उन सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक फोटो ऐसी है जिसमें रेवती के साथ जो लड़की है जो एनजीओ की नहीं है। तो अगर ये बच्ची एनजीओ की नहीं है तो कौन है? देखने में किसी गरीब घर की लगती है। शिवाजी नगर सिग्नल के आसपास लोगों से पूछो और पता लगाओ ये बच्ची कौन है। सर इस छोटी बच्ची के बारे में कुछ जानते हो? साहब इस बच्ची को तो मैंने कई बार देखा है। वो पास के सिग्नल पे वहाँ पे जो गाड़ियाँ रुकती थी ना, उनको अपने छोटे मोटे सामान बेचा करती थी। ये बता सकते हो कि बच्ची अभी कहाँ मिलेगी? साहब इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ इस बच्ची का एक बड़ा भाई भी है जो कि जड़ी बूटियाँ बेचा करता था एक वैन में, और इसका और इसके बड़े भाई का काफ़ी दिनों से कोई अता पता नहीं। इस बच्ची और इसके भाई के बारे में कुछ और जानते हो? साहब इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि ये झारखंड के रहने वाले हैं, फूलपुर गाँव के। जानते हैं इसको? मैम ये तो हमारे गांव की रानी जैसी दिखती है, हमारे गांव में रहती थी। घर कहाँ है इसका? मैम 7 साल पहले जब इसकी माँ की हत्या हुई थी उसके बाद से ये, इसका भाई और उसका बाप विनायक सब गायब हैं। पिछले महीने तो चंपक के घर गई थी, तब उसका बच्चा मरा, और अब जोगिंदर की बीवी भी जो पेट से थी। ओझा जी ने जिसका अंदेशा दिया था वो तू ही है। रानी की माँ और लाश मिली थी उसकी, किसने मारा था उसे? देखिए साहब, इस बच्ची के बारे में तो हमें नहीं पता। वैसे 7 साल हो गए था रानी को देखे। अब इस वक्त उसके पिताजी, उसके भाई कहाँ रहते हैं हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि 7 साल पहले आपने रानी और उसके परिवार के साथ क्या किया था। आप ये बताइए, रानी का भाई और उसका बाप विनायक कहाँ है? देखिए ये सब तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले तक हमें बार बार फोन आता था। हेलो हेलो, हाँ मुखिया जी, हम विनायक के बेटे प्रिंस बोल रहे हैं। हमको अपने पापा से बात करना है, आप उनको बुलवा सकते हैं? अरे क्यों परेशान करते हो? कितनी बार कहा है तुम्हारे पिताजी इस गांव में नहीं रहते? साहब वो लगातार हमें फोन करता रहा, हम इतना परेशान हो गए थे कि गुस्सा आके फोन ही तोड़ दिए। जिस नंबर से आपको बार बार फोन आ रहा था वो नंबर दीजिए। क्या है ना, पुराना फोन था तो सामने वाले का नंबर नहीं आता है। वो फोन कब आया था, किस दिन आया था, कितने बजे आया था, ये तो याद होगा ना आपको? सर, सरपंच को जिन जिन डेट्स पर रानी के भाई का फोन आया था उनमें से मैंने 3 नंबर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो शायद रानी के भाई के हों। थाने बुला लूं तीनों को? नो, डोंट कॉल। अगर इन तीनों में से कोई भी इस जुर्म से कनेक्टेड हुआ तो अलर्ट हो जाएगा, फरार होने के पूरे चांसेस हैं। चूहे को अगर उसके बिल से बाहर निकालना है तो उसे रोटी का टुकड़ा डालना होगा। डालो टुकड़ा। हेलो सर, मैं इजी लॉटरी से बोल रही हूँ। आपका नंबर एक लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको 50,000 तक के गिफ्ट दिए जाएंगे। वो गिफ्ट हम खुद आप तक पहुंचाएंगे। आप अपना एड्रेस दीजिए प्लीज। हाँ हाँ ठीक ठीक, आप पता लिखिए। 25। रुको रुको, डॉक्टर रेवती को जानती थी? वो बहुत अच्छी थी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी माँ नहीं है, वो मर गई। मेरी बहन से बहुत प्यार करती थी, हमेशा इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करती थी। डॉक्टर रेवती तुम दोनों से पूरी हमदर्दी रखती थी, इनफैक्ट तुमसे तो बहुत प्यार करती थी। तो डॉक्टर रेवती के इस प्यार से, इस हमदर्दी से किसी को क्या प्रॉब्लम थी? हमदर्दी दिखाती थी, यही प्रॉब्लम थी। यही हमको अच्छा नहीं लगता था। मतलब?
दीदी दीदी मेरी सहेली बहुत बीमार है, हमें आपकी मदद चाहिए, उसको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मैं गाड़ी लेके आई हूँ आपको लेने के लिए, आप जल्दी चलिए ना, वो बहुत बीमार है उसको। ठीक है चलो चलो। अरे ये तो हॉस्पिटल का रास्ता नहीं है, कहाँ जा रहे हैं हम? शॉर्टकट से जा रहे हैं। वैन रोको। महज 10,000 रुपयों के लिए डॉक्टर रेवती का कत्ल कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बहन से प्यार करती थी, तुम दोनों से हमदर्दी रखती थी। उससे पहले जो तूने इतनी चोरियां की, वो किसकी हमदर्दी का बदला था? माँ की मौत के बाद ही आत्मा मर गई थी साहब, सिर्फ पैसा नजर आता था। अगर पैसा होता ना तो हमारी माँ नहीं मरती। अपनी बहन को अच्छी जिंदगी देने के लिए हम ऐसे हो गए। रेप क्यों किया? अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो उसे शर्म आती कि तुम्हारे जैसा बेटा पैदा किया, और जिस बहन की जिंदगी बनाने के लिए तुमने रेप और कत्ल किया, तुम्हें पता है तुमने अपने साथ साथ इस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। रेवती एक ब्राइट डॉक्टर थी, लेकिन सिर्फ कुछ पैसों के लालच में उसकी हत्या कर दी गई, जिससे उसके माता पिता समेत सब लोग सकते में हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद वहां के डीएम ने जांच के आदेश दिए और 7 साल पुराने इस केस में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उम्मीद है कि सरस्वती के दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि रानी और प्रिंस जैसे नाबालिग बच्चे इतने कठोर क्यों बन गए कि उन्हें इस हत्या का जरा भी मलाल नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।